Hey Lovitians, so once again welcome you all on Lovita. My name is Aradhya Gupta and today in this video we are going to discuss the third lecture on Environment Law series और जिसमें हम लोगों ने अब तक 20 टर्म्स डिस्कस कर ली हैं या शॉर्ट नोट्स डिस्कस कर ली हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंट लॉ। और आज हम लोग इसका थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम लोग नेक्स्ट 10 टर्म्स पढ़ेंगे समझेंगे और ये 21 से स्टार्ट होगा एंड इट विल गो ऑन टिल 31 और ये लास्ट पार्ट होगा शॉर्ट नोट सीरीज़ का। फिर हम लोग अलग अलग लॉज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टर्म ऑफ टुडेज लेक्चर दैट इज़ एनर्जी रिसोर्सेज, ओके, एंड जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा संसाधन। अच्छा, इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज और आज हम लोग यहाँ डिस्कस करें एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है। लेट्स रीड इट। एन एनर्जी रिसोर्स इज समथिंग दैट कैन प्रोड्यूस हीट, इलेक्ट्रिसिटी और पावर। एनर्जी रिसोर्स वो है समथिंग जो कि हीट प्रोड्यूस करता है, गर्मी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है या पावर जनरेट करता है या प्रोड्यूस करता है। सो दैट थिंग विच produce or which is capable to produce heat, energy or power is known as energy resource. Clear? Energy is a backbone of complete production activity. Any production activity cannot operate without energy as it is an important aspect of development process. इस पैराग्राफ में बेसिकली एनर्जी रिसोर्स का हमें इम्पोर्टेंस पता चलता है कि जो एनर्जी है ये हमारे जितना भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है, जितनी भी प्रोडक्शन होम्स हैं, हाउसेज हैं, उसका बैकबोन है। क्योंकि चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड प्रोडक्शन हो उसमें विदाउट एनर्जी देयर कैन नॉट बी एनी वर्क, ठीक है। बिना एनर्जी के कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑपरेट नहीं हो सकती है एंड दैट्स व्हाट द रीज़न कि एनर्जी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी फर्म के, किसी भी यूनिट के डेवलपमेंट प्रोसेस में एज वेल एज क्योंकि ये जितना भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं दे help in the rise of the economy. So at the whole this energy plays a vital role in the development process of a nation, right? Not only in the industrial sector but also in the agricultural sector. देखो प्रोडक्शन तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर ही यहाँ बात कर रहे हैं। इवन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर एनर्जी जो है वो आज की डेट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनर्जी इज़ यूज ऑन अ लार्ज स्केल, जैसे लाइक इन ट्रांसपोर्टेशन, ऑपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड द फार्म इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी रिसोर्स क्या होता है, कैसे कैसे ये यूज़ में आता है। नाउ देर आर टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्स। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्स। ओके, बिफोर मूविंग ओवर दिस डिस्कशन I'll ask you one question. क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में नेचुरल रिसोर्स पढ़ा है तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, चलिए हम लोग यहाँ एनर्जी रिसोर्स के टाइप्स देख रहे हैं। द वन इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड अनदर इज नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल कौन से होते हैं? दिस इज नेचुरल रिसोर्स दैट हैज़ बीन यूज फॉर मेनी ईयर्स टू प्रोड्यूस लाइट, हीट, फूड एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ये वो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जो कि काफ़ी सालों से यूज़ में आ रहे हैं टू प्रोड्यूस लाइट, टू प्रोड्यूस हीट, फूड एज वेल एज द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आगे इसके बारे में क्या लिखा है कि दिस इज़ अवेलेबल इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। लेकिन ये जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं ये लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं? दिस इज़ अ इकोनॉमिकल, इको फ्रेंडली एंड यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। मेनली जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं दे आर यूज मोर इन द प्रोडक्शन होम्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ और नॉन कन्वेंशनल मोर ओवर यूज इन द डोमेस्टिक पर्पसेस, घर में खाना वगैरह बनाने में और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इफ़ वी कंपेयर टू कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ज़्यादा इको फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, और ज़्यादा इकोनॉमिकल भी होते हैं, दे आर कॉस्ट फ्रेंडली, राइट। And at the same time, the non-conventional source of energy are available in abundance in the nature. बहुत huge quantity में ये available है, they are available in infinite quantity, ठीक है। अगर मैं conventional source की बात करूँ तो they are non-renewable. On the other hand, non-conventional sources are renewable in nature. अब what are the examples of conventional source? Conventional source of energy में coal, natural gas, electricity, thermal power, cow dung, straws, etc. And the non-conventional sources are wind, sun,
बायोलॉजिकल वेस्ट। तो यू कैन सी दैट ये विंड हो गया, सन हो गया, ये हमें एबंडेंस क्वांटिटी में अवेलेबल है, ये हम रिन्यू कर सकते हैं, ये इको फ्रेंडली है, ये इकोनॉमिकल है। और ऑन दी अदर हैंड कोल हो गया, नेचुरल गैस है, थर्मल पावर है, काउडंग है, दे आर क्वाइट नॉट दैट इकोनॉमिकल, नॉट दैट इको फ्रेंडली एंड नॉट दैट अवेलेबल इन अ ह्यूज क्वांटिटी, रादर दे आर अवेलेबल इन द लिमिटेड क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनर्जी रिसोर्सेज। द नेक्स्ट टर्म इज डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। तो अब डिजास्टर मैनेजमेंट जानने से पहले वी मस्ट नो कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद द टर्म डिजास्टर। डिजास्टर क्या होता है, आपदा क्या होता है? सो इट मीन्स डिसरप्शन ऑन अ मासिव स्केल, आइदर नेचुरल और मैन मेड, अकरिंग इन शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड्स। डिजास्टर क्या होता है कि एक लार्ज स्केल में डिसरप्शन होना, कैसे कोलैप्स हो जाना, या फिर एक ह्यूज डिस्टर्बेंस क्रिएट होना, चाहे वो नेचुरली भी हो सकती है अगर, या वो मैन मेड प्रोसेस से भी हो सकती है, वो शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकती है, वो लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकती है। सो सच अ डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रप्शन दैट इज बीइंग अकर ऑन अ मासिव स्केल, अ ह्यूज स्केल, चाहे वो नेचुरली हो, मैन मेड हो, वो शॉर्ट पीरियड के लिए और लॉन्ग पीरियड के लिए हो, दैट इज नोन एज डिजास्टर। ठीक है, हम सब जानते हैं देयर आर लॉट्स kinds of disaster like earthquake, floods, tsunamis, cyclones, forest fire। तो ये अलग अलग तरीके के डिज़ास्टर्स हैं जिससे हमारे मैनकाइंड को, हमारे नेचुरल हैबिटेट को, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, फ्लोरा को, फौना को बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने बहुत हिस्ट्री में देखे हैं। चलिए अब देखते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। तो एज़ पर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 डिफाइंस डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 हमको डिज़ास्टर मैनेजमेंट का डेफिनेशन देता है। इट एक्सप्लेन्स दैट it is an integrated process of planning, organizing, coordinating and implementing the measures which are necessary for disaster management। इन दोनों टर्म से आप समझिए कि डिजास्टर मतलब आपने पढ़ा कि आपदा, ठीक है, एक डिस्टर्बेंस, और उसको मैनेज किस तरीके से किया जाए, यही एक प्रोसेस होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है, ये ग्रुप ऑफ प्रोसेस होता है, इसमें हम लोग प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं मेजर्स का, जो कि नेसेसरी है किन किन चीज़ों के लिए। तो अब हम लोग आगे पॉइंट्स में उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, फॉर प्रिवेंशन ऑफ थ्रेट ऑफ एनी डिजास्टर, कि किसी भी तरह का जो डर क्रिएट होता है डिजास्टर के रिलेटेड, उसको प्रिवेंट करना, उसको रोकना। ठीक है, जो भी लोगों के बीच में एक डर क्रिएट हो गया है तो उसको प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना। देन रिडक्शन ऑफ रिस्क ऑफ एनी डिजास्टर और इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, किसी भी तरीके का डिजास्टर ना अकर हो, चाहे वो मैन मेड है चाहे नेचुरल है, उसके रिस्क को रिड्यूस करना, कि ऐसा कोई डिजास्टर ना अकर हो, उसके रिस्क को रिड्यूस करना। रेडीनेस टू डील विद एनी डिजास्टर, कि कोई भी अगर सडनली डिज़ास्टर अकर होता है तो जो भी उसके लिए टुवर्ड्स इमीडिएट एक्शन लिए जाने ज़रूरी हैं, उन सबका पूरा प्रिपरेशन पहले से करके रखें। ठीक है, किस तरीके से कोई डिज़ास्टर अगर आएगा तो उसको कैसे डील करना है। नेक्स्ट, असेसिंग द सिवियरिटी ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ एनी डिज़ास्टर, कि ये चीज़ पहले से असेस करके रखनी है कि कोई जो एक अलग अलग डिज़ास्टर हैं उनकी क्या क्या सीवियर इफ़ेक्ट्स हैं और उनको किस तरीके से डील करना है। तो उन इफ़ेक्ट्स को डिटेलिकली असेस करना, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। एंड फर्दर डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ। ठीक है, जो भी इसके विक्टिम्स होंगे डिज़ास्टर के, किसी भी तरीके के डिज़ास्टर के, उनके विक्टिम्स को रिलीफ प्रोवाइड करना, उनको रेस्क्यू करना। एंड फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन, जो भी लॉसेस हुए हैं, जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना, रिहेबिलिटेट करना, लोगों को शरण देना, उन लोगों की मदद करना, ये सब चीज़ें आर द पार्ट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। राइट, तो समझ में आ गया डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या होता है और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मेजर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं और क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स है जो कि लेने होते हैं। अब देर आर सर्टेन एजेंसीज विच आर इन्वॉल्व इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट से बात करूँ तो कुछ सर्टेन एजेंसीज होती है जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होती हैं, लाइक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी NEC, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग एजेंसीज जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल करती हैं और उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट टर्म इज़ अर्थक्वेक। अब यहाँ से हम लोग अलग अलग डिज़ास्टर स्टडी करेंगे इन डिटेल। तो पहला है हमारा अर्थक्वेक, जिसको हम लोग बोलते हैं भूकंप। ठीक है, अर्थक्वेक क्या है? इट इज़ द शेकिंग ऑफ अर्थ्स क्रस्ट और अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय द सडन फोर्सेस और मूवमेंट।
भूकंप में क्या होता है, हमने महसूस भी किया, आप लोगों ने भी, काफ़ी लोगों ने किया होगा, इसमें जो अर्थ होती है, अर्थ का जो सरफेस होता है वो शेक करता है। जब भूकंप आता है तो पूरा जो हमारा ज़मीन होती है वो बिल्कुल हिलने लगती है, हम लोग के घर हिलने लगते हैं, ठीक है। सो इट इज़ एक्चुअली द शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट और द अर्थ सरफेस विच इज़ कॉज बाय द सडन फोर्सेस। कुछ अंदर से कुछ सडन फोर्सेज होते हैं, कुछ सडन मूवमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस है वो शेक होने लगता है, वो हिलने लगता है, बिल्कुल तेज़ी से मूव होने लगता है। दैट इज़ द अर्थक्वेक। दे रिजल्ट फ्रॉम द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट। बेसिकली ये कैसे कॉज होता है, हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ का जो सरफेस है, उसके अंदर से एक सडन एनर्जी का रिलीज होता है, रियलाइजेशन होता है, सडनली एक हैवी हाई एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से अर्थक्वेक कॉज होता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज़ नोन एज सिज्मोलॉजी। और अर्थक्वेक की साइंटिफिक स्टडी को हम लोग बोलते हैं सिज्मोलॉजी, और इन हिंदी वी कैन से भूकंप विज्ञान। एंड द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेज़र द अर्थक्वेक इज़ नोन एज सिज्मोग्राफ। और वो इंस्ट्रूमेंट जिससे अर्थक्वेक मेज़र किया जाता है उसको बोलते हैं सिज्मोग्राफ, ठीक है। अब now there are different type of earthquakes: tectonic earthquake, volcanic earthquake, collapse earthquake, explosion earthquake. So these are all the different types of earthquake. अभी earthquake के क्या क्या effect होते हैं? What are the effects of earthquake? So number one, the shaking of ground, right? Second, the natural disasters like tsunami, landslides, floods, fires, etc. देखो earthquake खुद में एक natural disaster है, और इसके होने से कई और नेचुरल डिज़ास्टर्स होने के संभावनाएं हो जाती हैं और एक अकरेंस क्रिएट हो जाता है, जैसे कि सुनामी होने का, फ्लड्स, फायर्स, लैंडस्लाइड्स एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स। क्योंकि अर्थक्वेक से जितने भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी नींव क्या कह सकते हैं कमज़ोर होती है, या जो पुरानी बिल्डिंग्स हो जाती हैं, वो हम लोग काफ़ी ऐसे केसेस सुनते हैं जिसमें अर्थक्वेक आने की वजह से वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाते हैं, ढह जाते हैं पूरे के पूरे, तो और उसमें काफ़ी सारे लोगों की जान भी चली जाती है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थक्वेक। नेक्स्ट इज़ फ्लड। फ्लड बाढ़, ठीक है। फ्लड इज़ एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर ऑन लैंड, ठीक है। बहुत सिंपल है कि पानी का बहुत ओवरफ्लो होना, ठीक है, तेज़ बहाव आना ऑन द लैंड इज़ फ्लड। समटाइम्स अ रिवर माइट रिसीव एक्स्ट्रा वाटर आइदर फ्रॉम हैवी रेन्स और अदर डिज़ास्टर। बेसिकली ये जितनी हमारी वाटर बॉडीज़ होती हैं, रिवर्स होती हैं, जब उसमें एक्स्ट्रा वाटर रिसीव हो जाता है, एक लेवल से ऊपर चला जाता है, ठीक है, उसके कारण फ्लड होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से फ्लड होता है, एक्सेस हैवी रेन होती है तब फ्लड होता है, या फिर कुछ और डिज़ास्टर्स की वजह से, साइक्लोन्स या की वजह से भी हो सकता है, या फिर कुछ टाइड्स, हाई टाइड्स आती हैं उनकी वजह से। एक्सट्रीम फ्लडिंग कैन ऑल्सो बी कॉज बाय सुनामी और अ लार्ज स्टॉर्म। एक्सट्रीम फ्लडिंग जो है वो, जो एक होता है फ्लड और एक होता है एक्सट्रीम फ्लडिंग, मतलब फ्लडिंग का भी एक बहुत हाई लेवल। तो एक्सट्रीम फ्लडिंग किससे कारण होती है? सुनामी। जब सुनामी आती है तो उससे एक्सट्रीम फ्लडिंग हो जाती है, ऐसा एक अजम्पशन है, एक ऐसा कई कुछ केसेस में होता है। इसके अलावा जब लार्ज स्टॉर्म्स आते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी एक्सट्रीम फ्लडिंग कॉज हो जाती है। The most deadly flood was in 1931 in China and it had killed about 25 lakh people. और अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो अब तक के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा भयंकर, सबसे ज़्यादा भयानक जो बाढ़ आई थी वो चाइना में आई थी 1931 में, जिसने नियर अराउंड 25 लाख पीपल वर किल्ड। उसमें 25 लाख लोगों की मौत हो गई थी। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा भयानक बाढ़ आई थी, और अभी तक वैसी बाढ़ नहीं आई है। बाढ़ आई है, लोग बहुत मरे हैं, बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है, बट दैट वाज द लैंडमार्क जिसको भूला नहीं जा सकता। ड्यूरिंग फ्लड पीपल शुड move themselves and their belongings to higher ground quickly because water flows from high areas to low lying areas. This means low lying areas may flood quickly before it begins to get to the higher grounds. इसमें एक चीज़ कही जाती है, एक प्रिवेंटिव मेज़र ये दिया जाता है कि जब फ्लड्स आती हैं, जब बाढ़ आती हैं, तो आपको अपने आप को लोअर लेवल से हायर ग्राउंड्स में शिफ्ट हो जाना चाहिए। जैसे अगर आपका मल्टी स्टोरेज होम है, ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं उसको, मल्टी स्टोरीज ग्राउंड्स वगैरह हैं काफ़ी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्राउंड, तो आपको हायर ग्राउंड पे शिफ्ट हो जाना चाहिए
खुद भी और अपने सामान के साथ, क्योंकि ये एक बाढ़ में होता है, फ्लड में होता है कि जो वाटर फ्लो करता है हाई एरियाज से लो लाइंग एरियाज़ में, तो पहले जो है वो आपका लो लाइंग एरियाज़ फ्लड से क्विकली इफेक्ट होंगे। तो इट्स बेटर टू मूव टू दी हायर ग्राउंड, ताकि आपके चांसेस जो हैं आपके बचने के, आपके सामान के बचने के, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब क्या क्या कुछ रीजंस या कॉजेज़ होते हैं? सो देयर आर two kind of causes that leads to flood: natural causes and human या man-made causes. Natural causes में climate change, earthquakes, skewed rainfall patterns, etc. And in human causes, unplanned development or failures of flood control structures, poor drainage infrastructure, deforestation, सारे कारण हैं। इसके अलावा नेग्लेक्ट ऑफ प्री डिज़ास्टर प्लानिंग, क्योंकि हमें सबको पता है जो पूरा एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक अलग अलग आपने देखा था ना पीछे, मैनेजमेंट्स एजेंसीज़ होती हैं, तो इन एजेंसीज़ का रोल यही होता है कि ये प्री डिज़ास्टर प्लानिंग करके रखे कि अगर इस तरीके का कोई डिज़ास्टर आता है तो उसमें किस तरीके के प्रिवेंटिव इमीडिएट मेजर्स, एक्शंस, रिहैबिलिटेशन स्टेप्स लेने हैं। और अगर, क्योंकि कहते हैं ना कि एक हैवी डिस्ट्रक्शन तभी कॉज होता है जब यहाँ पर जो प्री डिज़ास्टर प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट की जाती है, उस पर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर प्लानिंग नहीं इम्पोज होती है। सो दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ फ्लड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्रॉट्स। ड्रॉट्स मीन्स सूखा पड़ना, अभी फ्लड का बिल्कुल ऑपोजिट है। ड्रॉट मीन्स एब्सेंस ऑफ वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम at a place where it is considered abnormal as compared to its usual condition. ड्रॉट का मतलब है कि एक जगह पर पानी का एब्सेंट हो जाना, मतलब पानी का होना ही नहीं, पानी ख़त्म हो जाना, और फॉर एक ऐसे नहीं कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बट रादर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वो भी किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर मतलब अनुमान ही लगा जाता है कि यहाँ पे पानी एक एबंडेंस क्वांटिटी में होगा। और जहाँ पर ड्रॉट होना इज़ लाइक क्वाइट अब नॉर्मल, क्योंकि यूजुअली वहाँ पे पानी अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, पर ऐसी जगह पर काफ़ी लंबे समय के लिए पानी का एब्सेंट हो जाना, पानी का ख़त्म हो जाना, दैट इज़ द सिचुएशन विच इज़ नोन एज ड्रॉट्स। ठीक है, drought become an issue when it begins to affect water supply for irrigation, municipal, industrial and ecosystem functions. drought एक प्रॉब्लम या एक इशू तब बन जाता है जब वो हमारी जो कुछ वाटर की बेसिक नेसेसिटीज़ होती है सोसाइटी की, जैसे कि इरिगेशन पर्पस के लिए, म्यूनिसिपल पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, या इकोसिस्टम के फंक्शनिंग के पर्पस के लिए जो हमें पानी की ज़रूरत होती है, वो जब नहीं मिल पाता है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तो दैट at that point droughts is supposed to be a major issue. People, animal and plants begin to suffer the dryness without water. और चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, सब के सब सफ़र करते हैं द कंडीशन ऑफ ड्राइनेस विदाउट वाटर। अब ड्रॉट के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? ड्राइंग आउट ऑफ वेटलैंड्स, लार्ज फायर्स, क्योंकि सूखा पड़ने लगता है तो अगर हैवी ड्रॉट्स अगर होते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं दैट देयर विल बी द लार्ज फायर्स और फॉरेस्ट फायर सिचुएशन। इसके अलावा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वर्स्ट हेल्थ ऑफ ट्रीज़, उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे ट्रीज़, लोअर एग्रीकल्चरल आउटपुट, हायर फूड प्रोडक्शन कॉस्ट, पानी कम हमें मिल रहा है तो फूड प्रोड्यूस करने में आपको और कुछ इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा और जो कि कॉस्टली होगा, इंक्रीज इन पोल्यूशन लेवल, प्रॉब्लम्स विद वाटर एट्सेट्रा, सप्लाई फॉर एनर्जी सेक्टर। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये बहुत जेन्युइन है, हम खुद समझ सकते हैं कि अगर हमें पानी ना मिले तो कैसी कैसी प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ेंगी एक सोसाइटी में और एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये हो गया आपका ड्रॉट्स। नेक्स्ट है साइक्लोन्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चक्रवात। क्या है ये? इट मीन्स मूवमेंट ऑफ विंड स्पायरलिंग इनवर्ड्स इन एनी लो प्रेशर एरिया। तो इसमें जो है ये बेसिकली विंड का मूवमेंट होता है। हम कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ एक विंड की स्पायरलिंग हो रही होती है लो प्रेशर एरिया में, दैट इज़ एक्चुअली साइक्लोन। साइक्लोन्स रोटेट एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड रोटेट क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो ये जो साइक्लोन्स होते हैं, जो चक्रवात होते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, और सदर्न हेमिस्फेयर में ये क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। क्लियर?
द प्रोसेस ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन इज़ कॉल्ड साइक्लोजेनेसिस. साइक्लोन का फॉर्म होना, साइक्लोन का मूवमेंट होना, दिस इज़ नोन एज साइक्लोजेनेसिस. इस प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लोजेनेसिस. ठीक है, डू रिमेंबर दिस. साइक्लोन्स आर एड्रेस बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट लोकेशंस. अच्छा, जो साइक्लोन होते हैं ना, ये अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग नाम से एड्रेस किए जाते हैं. जैसे कि इन अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक, इन कॉन्टिनेंट्स में साइक्लोन्स आर नोन एज हरिकेन्स. ठीक है. इन सदर्न ईस्ट एशिया दे आर नोन एज टाइफून्स, एंड इन इंडियन ओशन एंड वेस्ट पैसिफिक they are known as cyclone. The list and names of cyclones are maintained and updated by an international committee of World Meteorological Organization. साइक्लोन की लिस्ट, साइक्लोन के नाम, ये कौन अपडेट करता है और कौन मेंटेन करता है? तो WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरनेशनल कमिटी होता है, वो इसको मेंटेन और अपडेट करके रखता है. तो यू शुड नो कि कौन सा कमिटी है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है दैट डील्स विद साइक्लोन्स. ठीक है, तो ये हो गया आपका साइक्लोन. 27th टर्म इज़ लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन. आप कई बार सुना होगा ना कि हिली एरियाज़ में कि उस हिल स्टेशन पे आज लैंडस्लाइड हुआ, यहाँ लैंडस्लाइड हुआ. बेसिकली जो आपका जो आपके पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं, या ऊपर की जैसे जो पहाड़ियाँ होती हैं, उनमें कोई ना कोई पत्थर का धसक जाना, ये हम सुनने को मिलता है हमें. तो दैट इज़ एक्चुअली लैंडस्लाइड, और ये हिली एरियाज़ में ही होता है. लैंडस्लाइड इज़ अ मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक और मास ऑफ अर्थ और डेब्रिस डाउनवर्ड्स ऑन अ स्लोप. तो लैंडस्लाइड क्या है? एक ऐसा मूवमेंट होता है. मूवमेंट किस चीज़ का? मूवमेंट ऑफ अ मास ऑफ रॉक, एक भारी पत्थर का मूवमेंट, या फिर अर्थ के किसी पार्ट का मूवमेंट, या फिर डेब्रिस, कूड़ा कचरा और मतलब डस्ट और स्मॉल स्टोन्स का मूवमेंट डाउनवर्ड्स ऑन अ स्लोप. स्लोप होता है ना, इसे ऊपर से नीचे से पहाड़ी होता है, आप देख सकते हैं पहाड़ का ऐसे स्लोप होता है, उसको डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जब मूवमेंट होता है रॉक का, अर्थ का या डेब्रिस का, दैट इज नोन एज लैंडस्लाइड. जनरली अकर्स व्हेन अ हिली स्लोप बिकम्स अनस्टेबल ड्यू टू नेचुरल रीजन सच एज ग्राउंड वाटर प्रेशर, अर्थक्वेक्स, इरोजन एट्सेट्रा. जनरली ये तब अकर होता है जब हिली स्लोप्स में, जो हमारे हिली स्लोप्स होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं. अनस्टेबल कैसे होते हैं? जैसे कि अगर हमारा जो ग्राउंड वाटर प्रेशर है वो, उसमें कुछ ऑल्टरनेटिव्स होने लग गए, या उसमें कुछ चेंजेस सडनली आने लगे, तो उसके कारण, या अर्थक्वेक अगर सडनली आया है ऐसे एरियाज़ में, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो नेचुरल रीजंस हैं, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स अकर होते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, earthwork, constructions, vibrations from big machines, etc. Right? The activities that require cutting down of trees are mainly considered to induce landslides. और जो पेड़ों का काटना, जो वनोन्मूलन है, वो एक मेन रीज़न माना जाता है जिसके कारण लैंडस्लाइड अकर होता है. ठीक है, तो अगर इन सब चीज़ों को अगर कम कर दिया जाए या रोक दिया जाए तो लैंडस्लाइड की सिचुएशंस बहुत अंडर कंट्रोल हो सकती हैं. क्योंकि आपने देखा है, यहाँ लिखा है कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज़ कंसिडर्ड एज अ मेन रीज़न बिहाइंड लैंडस्लाइड. तो एक ह्यूमन एक्टिविटी, तो हमारे हाथ में, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर सम रेमेडियल स्टेप्स फॉर लैंडस्लाइड्स? ड्रेनेज कंट्रोल, ओके, यस. इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ अनस्टेबल स्लोप, क्योंकि यहाँ लिखा है कि बेसिकली अकर होता है ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी ऑफ द हिली स्लोप्स. तो अगर हम उनको स्टेबल करेंगे या ऐसे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे तो लैंडस्लाइड्स होने से होने की संभावना कम हो जाती है. देन कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल अलॉन्ग द प्रॉब्लमैटिक स्लोप एरियाज़. अगर कोई ऐसे ऊपर हिली एरियाज़ में स्लोप एरियाज़ हैं, वहाँ पर आप वॉल्स कंस्ट्रक्ट कीजिए ताकि ऐसी सिचुएशंस ना हो और ऐसी सिचुएशंस होने से बच जाए. तो ये है आपका लैंडस्लाइड. आई होप इट्स क्लियर. तो ये हमने अभी तक कुछ सारे डिज़ास्टर्स डिस्कस कर लिए: अर्थक्वेक, फ्लड्स, ड्रॉट्स, साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड्स. अब 2-3 टर्म्स और हैं, एंड आफ्टर दैट दिस लेक्चर विल बी गेट ओवर. नाउ 28th टर्म इज़ इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, पर्यावरण आंदोलन. बहुत सारे आंदोलन हम लोगों ने सुने हैं, कुछ बहुत ज़्यादा फेमस मूवमेंट्स है, जैसे चिपको मूवमेंट हम सब ने सुना है ना. तो पढ़ते हैं इसके बारे में.
इन्वायरमेंटल मूवमेंट इज़ अ टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट, ये एक तरह का सोशल मूवमेंट है दैट इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स ग्रुप्स दैट परसीव अ कॉमन इंटरेस्ट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एक्ट टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द इन्वायरमेंटल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये एक तरीके का सोशल मूवमेंट है जिसमें इंडिविजुअल्स इंक्लूड होते हैं, ग्रुप्स इंक्लूड होते हैं जिनका कोई कॉमन इंटरेस्ट है। कॉमन इंटरेस्ट क्या है? टुवर्ड्स ब्रिंगिंग अ चेंज इन द इन्वायरमेंटल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, जो कि प्रिवेलिंग इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसमें चेंज क्रिएट करना और एक हेल्दी इन्वायरमेंट को डेवलप करना और मेंटेन करना। ठीक है, ये इन इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स का मेन एम होता है। कौन कौन से कुछ मेजर इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स रहे हमारे इंडिया के? बिश्नोई मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन मूवमेंट, अपिको मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट, तेहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये कुछ मेजर मूवमेंट्स हैं जो कि हमारे इंडिया में हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज़ इन्वायरमेंटल एथिक्स, इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं पर्यावरणीय नैतिकता। सो इट इज़ द अप्लाइड ब्रांच ऑफ एथिक्स, ये एथिक्स की अप्लाइड ब्रांच है इन्वायरमेंटल एथिक्स। इट रिलेट्स टू आर ऑब्लिगेशंस एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स नेचर। ये बेसिकली हम बताते हैं कि हमारी नेचर के टुवर्ड्स, पर्यावरण के टुवर्ड्स, इन्वायरमेंट के टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं। इन्वायरमेंटल एथिक्स बिलीव दैट ह्यूमन आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एज वेल एज अदर क्रिएचर्स विच इंक्लूड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो बोलते हैं कि ह्यूमन उस सोसाइटी का पार्ट है जिसमें प्लांट्स भी रहते हैं, जिसमें एनिमल्स भी रहते हैं, वो अकेला नहीं रहता है। दिस स्टेट्स दैट फॉर एन इक्विटेबल शेयर इन द इकोलॉजी वी मस्ट हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो हम, क्योंकि हम उसका पार्ट हैं, हम इकोलॉजी का इक्विटेबल शेयर्स को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपने इन्वायरमेंट के टुवर्ड्स, अपने नेचर के टुवर्ड्स। हाउएवर ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज़ अपसेट द नेचुरल बैलेंस। तो हम क्योंकि इस सोसाइटी का पार्ट हैं, हम इस इन्वायरमेंट का पार्ट हैं, तो हमें ही उसको प्रिजर्व करना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन कहीं आज के डेट में कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हद से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि इसका एक मेन रीज़न है ओवर पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ना, जिससे क्या है कि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन अ लिमिटेड एरिया और वो उन रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारा जो नेचर का बैलेंस है वो हिंडर हो चुका है। इसके अलावा द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हैव लेड टू इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक एडवर्स इफेक्ट दे रही है, इम्पैक्ट दे रही है हमारे इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को। हमारी इकोलॉजी में अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सो द इंडिविजुअल फॉर्म्स द बेस ऑफ सोसाइटी इन मोरालिटी एट इट्स एंड इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग बैलेंस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। तो इंडिविजुअल क्योंकि सोसाइटी का एक बेस फॉर्म करता है हर इंडिविजुअल, और तो ज़रूरी है कि उसके एंड पे वो अपनी पूरी मेहनत से, अपने पूरे योगदान से इन्वायरमेंट को बैलेंस करने में अपना कंट्रीब्यूशन करे और इसको हेल्दी इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने में और इसको प्रिजर्व करने में अपने सारे स्टेप्स फॉलो करे। ठीक है, तो ये है आपका इन्वायरमेंटल एथिक्स कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी क्या नैतिकता है टुवर्ड्स आर इन्वायरमेंट, टुवर्ड्स आर पर्यावरण। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण। ये कुछ जो टर्म्स हैं ये बहुत सिमिलर टर्म्स हैं, बट देर आर स्लाइट डिफरेंस इन देयर मीनिंग एंड दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग हेयर दीज टर्म्स, ताकि इनका मतलब यहाँ क्लियर हो सके। तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन क्या है? इट इंडिकेट्स द सस्टेनेबल यूज एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विच इंक्लूड्स वाइल्ड लाइफ, वाटर, एयर एंड अर्थ डिपॉजिट्स। ये कह रहे हैं, इसका मतलब होता है कि जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल यूज़ करना। सस्टेनेबल यूज़ से क्या मतलब है कि इस तरीके से यूज़ करना ताकि हमारी आगे वाली जनरेशन, जो फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए भी वो प्रिजर्व रहे और वो भी उसका अपना प्रॉपर और एट द बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें। और हमें ऐसा नहीं करना है कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़े ही नहीं, हमें अपने लिए अपनी नीड्स को भी फुलफिल करना है और अपनी एनवायरनमेंट को भी बेस्ट रखना है ताकि हमारी आगे वाली जनरेशन भी उसको एज इट इज़ कैरी ऑन करे जैसे कि हमने उसको रिसीव किया था। ठीक है, प्लस उसका जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर है, एयर है, वाइल्ड लाइफ है, अर्थ डिपॉजिट्स है, उनको हमें अच्छे से मैनेज करना है। दिस इज़ बेसिकली द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जनरली फोकस ऑन द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। इट्स मेन फोकस इज अपॉन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, इट्स फिशरीज, हैबिटेट्स, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल कंजर्वेशन का बेसिक फोकस ये होता है कि हमारे जो नेचर है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, उसकी हेल्थ को हम मेंटेन रखें, हम फिशरीज़ को
को अच्छा रखें, नेचुरल हैबिटेट्स और प्लांट्स, फ्लोरा फ्लोना उनको अच्छा रखें, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन रखें। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन दैट अफेक्ट द स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट, वाटर कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। ये अलग अलग तरीके के कंजर्वेशन हैं जिससे हम लोग अपने नेचर के अलग अलग हैबिटेट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। अच्छा, कुछ वेज़ हैं जिससे हम लोग इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं, जैसे कि बहुत मेजर कारण होता है किसी भी ड्रॉट का अकर होना है, किसी भी तरीके के क्लाइमेट चेंज का अकर होना है, इज़ डिफॉरेस्टेशन। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम पेड़ काटें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, प्लांटेशन करें, अफॉरेस्टेशन करें। देन नॉट टू बर्न पॉली बैग्स बिकॉज इट प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग जितनी भी पॉली बैग्स होती हैं, एक तो उनका यूज़ भी ना करें, प्लास्टिक का होता है वो, और उन पॉली बैग्स को बर्न ना करें, क्योंकि अगर हम आप खुद ही देखिएगा, जब कभी आप पॉली बैग को बर्न करेंगे ना, उससे इतना ज़्यादा स्मोक रिलीज़ होता है, इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, जो कि हमारे खुद के लिए भी और हमारे आसपास में जितनी भी इन्वायरमेंट है, नेचर है, प्लांट्स हैं, उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। प्लस यूज़ ऑफ हाइड्रो पावर एंड सोलर पावर, सोलर पावर का यूज़ ज़्यादा करें, ठीक है। रिसाइकिल करें चीज़ों को जितनी हो सकती हैं। यूज़ ऑफ पेपर, यूज़ ऑफ जूट प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक का यूज़ ना करें। कंजर्व फॉसिल फ्यूल्स को बचा के रखें, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स बहुत एबंडेंट क्वांटिटी में नहीं है हमारे पास, दे आर लिमिटेड इन आर इन्वायरमेंट। तो ये कुछ वेज़ हैं या स्टेप्स हैं जिससे हम लोग अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। सी, इन्वायरमेंट इज़ आर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, and we cannot think of life on earth in the absence of such suitable environmental conditions, and conservation is the protection of natural resources which is a need of the hour. So I hope आप सब इस चीज़ को समझते होंगे और इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करेंगे और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का पार्ट बनेंगे। और आज की हमारी लास्ट टर्म है इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन। ये क्या है? इट इज़ द प्रैग्मेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूटिव व्हीकल फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंट एज वेल एज आवर रिलेशनशिप्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ये एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूटिव व्हीकल है जो हमें इन्वायरमेंट को समझने में और इन्वायरमेंट का हमारे वर्ल्ड के क्या क्या रिलेशनशिप है उसको समझने में हमें बहुत हेल्प करता है। इट इज़ अ सिम्बॉलिक मीडियम दैट वी यूज़ इन कंस्ट्रक्टिंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब है इन्वायरमेंट रिलेटेड कम्युनिकेशन। हम इन्वायरमेंट के बारे में बात करें, उसको कैसे हम हेल्दी रख सकते हैं, कैसे उसको प्रिजर्व करेंगे, कैसे उसका जो क्वालिटी है और इम्प्रोवाइज़ करेंगे, क्या क्या उस इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से हम उन प्रॉब्लम्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, कौन कौन से हम स्टेप्स प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। तो ये सब एक तरह का जो कम्युनिकेशन होता है, एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हम लोग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? इट एजुकेट्स, अलर्ट्स, परसुएट्स, मोबिलाइज एंड हेल्प टू सॉल्व द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। राइट, वेरी सिंपल। और इसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं? We the citizens, the community groups, the environmental groups, the scientists, the corporations, the business lobby, media, environmental journalism, public officials and the regulators. These all are being considered as the stakeholders of the environmental communication. And guys, with this जो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था द इम्पॉर्टेंट 30 टर्म्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल लॉ, वो कंप्लीट होता है। मैंने 31 डिस्कस कर लिए हैं और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैव बीन कवर्ड अंडर दीज 3 पार्ट्स। और आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा। अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं इसका 4th पार्ट लेकर आऊँ तो आप मुझे टर्म्स कमेंट सेक्शन में बताइए कि और कौन सी टर्म्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ अलग से, ठीक है। सो दिस वॉज इट एवरीबॉडी. Do take care of yourself. If you like the content of this video, you can give it a like, and if you are new one watching it for the first time, you can subscribe to our Law Vita. This was it. Take care. Have a good day. Bye bye.